सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फील्ड फ्लिक्स। सो आज हमारे साथ हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, स्पेशल इंसान हैं जिनका नाम है दिग्विजय भट्टाचार्य जी। सर कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कैसे हैं? सर मैं अच्छा हूँ। जो कि फाउंडर हैं हेडकिक के। बाकी हम सर से इस बारे में बात करेंगे, बहुत क्लियर कट और सीधी बात। सो स्टार्ट करें सर। बिल्कुल। सो सर आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हेडकिक का और अपने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि ऑडियंस को चल जाए पता है हेडकिक है जी, क्या। मेरा नाम है दिग्विजय भट्टाचार्य जी जी सर। और स्पोर्ट्स का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और हेडकिक मैंने तभी इसको फाउंड किया है जस्ट अराउंड 4 इयर्स पहले, और ताकि इस टैलेंट्स को फाइंड आउट करने में, टैलेंट्स को लोकेट करने में और उनको हेल्प करने में, टीम में पहुँचाने के लिए। ये हमारा मेन टारगेट है क्योंकि टैलेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। फैक्ट है सर। और हमारे कंट्री में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं और हमारी ज़रूरत भी है, पर यही इनको और अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमने ये हेडकिक को फाउंड किया था। और बहुत सारे एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म भी है जो डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं ताकि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो डायरेक्टली हेडकिक से बच्चे आपके पास रीच आउट कर सकते हैं ना, बिल्कुल। बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और लिंक्डइन। लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जी जी और अगर चाहे तो फेसबुक, तो ऑब्वियसली उसको तो नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते, उसमें जब सर। चाहे रीच आउट कर ले। तो अभी सर बेसिकली कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जो आप इस पे वर्क कर रहे हो? करेंटली हम फुटबॉल में कर रहे हैं हम्म, और अभी हम और भी स्पोर्ट्स में एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सेप्ट क्रिकेट। क्रिकेट का भी हमारा मेन पॉइंट ऑफ फोकस है ही नहीं। रग्बी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, और आपका कबड्डी हो गया, और ओलंपिक्स में जो स्पोर्ट्स हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं अभी, और टैलेंट्स को वहाँ पे पहुँचाने के लिए। सो ये टैलेंट हंट प्रोग्राम एक तरह से लगा सकते हैं। यस, उनको मैनेज करना भी उसके बाद। ये नहीं कि टैलेंट को हमने सिर्फ लोकेट किया ओके। और हमने सिर्फ उनको टीम में दे दिया, उसके बाद भी उनके मैनेज करना, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंसेस, ये काम है। तो सर आपने हेडकिक को कब स्टार्ट करा और इसके पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या थी कि आपको कुछ ऐसा करना है? मैंने इसका 2020 में इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर स्टार्ट किया, हम्म, और तब हमने स्टार्ट किया था सिर्फ एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म से, जो हमने Okay. एकेडमीज के साथ ट्राई कर रहे थे। उसमें मैनुअली हमने इसको पहले डेटा कलेक्ट कर रहे थे, प्लेयर्स परफॉर्म करते थे। फिर हम जब और इसमें हमें पता लगा, और रिसर्च से जो हमारे पास डेटा भी आए, उसमें पता लगा कि प्लेयर का डेटा अल्टीमेटली क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे टीम्स थे, वो प्लेयर के वो डेटा देखते थे और टोटली डेटा को कोई प्रॉपर यूज नहीं होता था, प्लेयर का भी कोई उनको टीम मिल नहीं पाता था। फिर हमें लगा कि जब अराउंड लास्ट ईयर कि हाँ, इसमें टैलेंट फाइंड करके उनको टीम तक पहुंचाना, ये बिगर प्रॉब्लम है, ओके। रादर देन कि सिर्फ डेटा कलेक्ट करके हम उनको दे रहे हैं। टैलेंट का हम इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अभी आ गए, काफ़ियों को इन्वेस्टमेंट मिला है, पर उसका क्या, अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होगा उसका? पर उसके उनको इग्नोर भी नहीं कर सकती। कोई भी जब रेप्यूटेड टीम, इंटरनेशनल टीम जब प्लेयर्स को सेलेक्ट भी करते हैं, जी। डेटा की रिक्वायरमेंट होती जी है, जी जी। राइट। तो अब हमारा काम है कि बीच में जाना, उसमें पहले प्लेयर को टीम में देना, फिर वो जो डेटा कलेक्शन का हमारा काम था प्रॉपर, उसमें बाद में उसको फिर इंटीग्रेट करके इसको आगे बढ़ाना, ये हमारा काम है। पर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि प्लेयर्स को अगर टीम नहीं मिलेगा तो डेटा कलेक्शन होता रहेगा और कोई टैलेंट वेस्ट होते रहेंगे, बिल्कुल सर। क्योंकि स्पोर्ट्स में आप जानते हैं कि एज इनका बहुत एक ज़्यादा बार एज होता गई जाए। तो फिर आपका चांस गया। बस फिर भी हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला है कि 17 से लेकर 25 साल तक जो फुटबॉलर्स हैं उनको टैलेंट पे ISL पे मौका दिया जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है। जी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो ये हमारा वो था। और कोविड के बीच में इसको फाउंड करना सबसे बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि तब लोगों को लगा था लोग कितना स्पोर्ट्स खेलेंगे, कितना इंकरेजमेंट होगा, किसी को पता नहीं था। फिटनेस तो इंडस्ट्री अपना चल रहा था, वो भी जी, बिल्कुल। क्वेश्चन मार्क था, पर स्पोर्ट्स का भी साथ साथ था। पर यस, अराउंड 2022 में इसका फर्दर डेवलपमेंट होता गया और हमने गवर्नमेंट से भी फंड रेज किया इसका। ओके। सर मेरा मेन फोकस एक बात पे होगा कि जब आपने हेडकिक स्टार्ट किया, उसको एस्टेब्लिश किया, तो उस टाइम में चैलेंजेस क्या क्या थे, मतलब क्या क्या इश्यूज है उस टाइम में? सबसे मेजर चैलेंज जो हमें आया था उस टाइम, कि प्लेयर्स को जाके कन्विंस करना। तब स्पोर्ट्स का एक इंडिया में ग्रोथ होने वाला था और ऑलरेडी कुछ जगह हो चुका था, जो बिगर टीम्स में, बिगर लीग्स में हो चुका था, बिल्कुल। पर ग्रास रूट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। प्लेयर्स को जाके, कोचेस को जाके कन्विंस करना कि आप हमें मौका दीजिए ताकि हम मैनुअली आपका डेटा कलेक्ट कर पाए। और उस टाइम इतने ज़्यादा हार्डवेयर्स और आपके जो टेक उतने नहीं आए थे ग्रास रूट्स में, जी। बहुत लिमिटेड यूज़ थे।
अभी जैसे बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बहुत course. टैक्स है, तो वो एक मेजर इशू था उस टाइम। तो आपने कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था ना, राइट? यस, तो काफ़ी लोगों से रीच आउट करने में इश्यूज थे, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो उसके अलावा तो कुछ था भी नहीं मेरे ख्याल से ना। लोग उसमें ही एक्टिव थे, हम्म। सोशल मीडिया में एक्टिव थे, पर एकेडमी विजिट करना बहुत वही। बड़ा चैलेंज था उस जैसे टाइम। आपने बताया कि टैलेंट हंट करना, उनको Yes. पहचानना, तो ऑफ कोर्स आप किसी एथलीट से मिलना ज़्यादा प्रेफर करोगे। यस, वीडियोज इज डिफरेंट, बट लेकिन मिलना तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है ना। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम जब ऑन ग्राउंड उनसे जाके मिलते हैं और जी। डेटा कलेक्ट करते हैं मैनुअली, हमें तभी पता लगता है। उस टाइम टेक का आया नहीं था। बाकी सब कंट्रीज में क्या होता था, पहले मैनुअली डेटा कलेक्ट करते थे, फिर उन्होंने डेटा कलेक्ट करते करते उन्होंने फिर टेक को इंटीग्रेट किया उसमें, ताकि फिर उसमें क्या हुआ, जब उनको एल्गोरिथम्स और डेटा कलेक्शन के टाइम कैसे यूज़ करना है प्लेयर का प्रॉपर डेटा ऑटोमेट करने में काफ़ी उनको ईजी हुआ, कन्वीनियंट हुआ। ईजी तो है नहीं, पर काफ़ी कंपैरेटिवली कन्वीनियंट हुआ। पर यहाँ पे वो चीज़ था नहीं। यहाँ पे सबसे पहले था कि बहुत लेट डेवलप हुआ है। एकेडमी में जाइए, कोचेस को समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चाहते हैं, उनको कन्विंस करना कि आपको मौका दे कि मैनुअली हमें आपके साथ बैठ के डेटा कलेक्ट करना और फ़ायदा आप ही का है। लाइक अंडरस्टैंडिंग लेवल उनको बढ़ाना उस तरह से। यस, और जब तक हम ग्राउंड में उनके साथ बैठ के काम नहीं करेंगे, जी। तब तक उनको ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा, तब तक हमें प्लेयर का डेटा नहीं मिलेगा। एक फैमिलाइजेशन इशू जो होता है कई लोगों का नहीं हो पाता ना, तो अगर आपको किसी से जाना है तो फैमिलाइज होना जरूरी है, नहीं? एब्सोल्युटली, तभी ट्रस्ट गेन होता है। उनके साथ बैठ के काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, आई थिंक, नहीं? उनको कोई भी, देखिए, हम किसी के साथ जब काम कर रहे होते हैं, मेन चीज़ एक ट्रस्ट गेन कराना होता है। ट्रस्ट कहाँ से होता है? जब हमारा ट्रांजैक्शन होता है रिलेशनशिप के बेस पे। बिल्कुल। अगर हम वो कर ही नहीं पाए रिलेशनशिप के बेस पे, अगर हम वो ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाए, वो ट्रस्ट कभी होएगा ही नहीं। अगर मैं डेली वहाँ पे जा रहा हूँ, आफ्टर जैसे कोविड के टाइम जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रहे थे, ईज हो रहे थे, एकेडमी विजिट कर रहा हूँ, उनको लग रहा है हम एफर्ट कितना डाल रहे हैं, उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा, वहाँ पे बार बार पहुँचना, उनको ट्रस्ट दिलवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पर अगर आप उनको पता लग रहा है कि प्लेयर का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसमें ये होगा, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, फिर उनको एक होता है कि हाँ, आप किसी डायरेक्शन में इस चीज़ को लेके जा रहे हैं। तो सर, अब अभी तक हेड किक के थ्रू कितने एथलीट्स को और कितनी एकेडमीज को आप बेनिफिट पहुंचा चुके हैं इन 3 से 4 साल की अपनी जर्नी में? हमने अराउंड 15 to 20 मेजर एकेडमीज के साथ काम किया, जिनके ईच एकेडमी के 3 से 4 सेंटर है। ओके। तो इस बीच में हमें कई सारे डेटा मिले थे प्लेयर्स के, और कम से कम जो प्लेयर्स हैं, अराउंड 300 to 400 प्लेयर्स के साथ मौका मिला उनको ट्रेनिंग में देखने का। ओके। जब हमें पता लगा कि सिर्फ डेटा कलेक्शन में नहीं, बल्कि जो रियल प्रॉब्लम है उनको टैलेंट को पहुंचाने में। अगर आप सबको मेन टीम में पहुंचा कभी नहीं सकते, ए टीम में नहीं खिला सकते, पर उसके ग्रास रूट्स टीम है, अगर वो बी टीम में खेलता है, अपने आप को परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे, तो कल को वो ए टीम में भी जाने का एक चांस है उसका। जी सर, बिल्कुल। तो हम उसके लिए ईज बना रहे हैं कि अगर वो ए टीम में नहीं खेल सकता, टैलेंट है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ए टीम में खेला तो बहुत बढ़िया, नहीं खेल सकता तो वो ग्रास बी टीम, सी टीम अपना इसमें खेलेगा टीम के साथ। तो ये इस बीच में हमें कम से कम, पहले हमने जो 300 से 400 प्लेयर्स के साथ हमने बीच में इंटरेक्शन हुआ हमारा, अब वो काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि अब हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर्स आए ओके। कि आपके जो ये लीग हैं ISL में हमें पहुंचाइए। तो कम से कम अराउंड 500 to 800 प्लेयर्स के साथ हमें अपॉर्चुनिटी इसमें मिला है उनको टीम में पहुंचाने का नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में। तो सर, टोटल आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं जो ये डेटा कलेक्ट करते हैं और टीम्स तक पहुंचाते हैं? पहले हमारे टीम में हुआ करते थे अराउंड 10 to 11 मेंबर्स। ओके। इसके बीच में जब हमारा सिर्फ डेटा कलेक्शन का इसमें काम कर रहे थे, जी। तो उसमें हमारा टेक टीम के लिए चाहिए होता था, हमारा मार्केटिंग के लिए चाहिए होता था, बल्कि मार्केटिंग में आप डेटा का क्या उसमें करेंगे, तो इसलिए हमने ज़्यादा उसमें फोकस नहीं किया। जी सर। ज़्यादा हमारा मेन फोकस था टेक में। काफ़ी चैलेंजेस भी थे टेक के साथ उस टाइम। जब हमने ये देखा कि जब इसमें ज़्यादा हमारा प्लेयर्स का हम फ़ायदा पहुंचा पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, हमने इसमें टोटली अपने फोकस को शिफ्ट कर लिया उस टाइम। और इसमें इसके लिए हमारे पास कम से कम 3 से 4 लोग हैं अभी, जिनके साथ हम ये काम कर रहे हैं। ओके। सो आफ्टर जब हम टेक में वापस जाएंगे, तब हम लोगों के साथ प्रॉपर टेक की हायरिंग भी चालू करेंगे और प्रॉपर इसमें उस चीज़ में आगे भी बढ़ेगा, डेटा कलेक्शन में। और सर, आप थोड़े टाइम पहले G20 का भी मुझे कुछ बता रहे थे, तो यस, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिला था 2023 में, तो जब इंडिया में G20 का प्रेसिडेंसी जी था। जी जी। क्योंकि मेजर जो फुटबॉल है, मेजर कंट्रीज़ में जो ये 20 कंट्रीज़ हैं इसमें,
तो मेजर फुटबॉल स्पोर्ट्स खेला जाता है, क्रिकेट से भी ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे, और वहाँ से कई कंट्रीज़ की टूरिज़्म और इकोनॉमी चलती है। तो हमें मौका मिला कि हाँ, जब स्पोर्ट्स में हम कुछ कर रहे हैं वहाँ पे हम इसके बारे में कंट्रीब्यूट करें अपना, ओके। कि जो पॉलिसी मेकिंग में जो टेक के रिलेटेड है उसमें हम दें। और U20 एक है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड डील करते हैं, आई नो। U20 का। बिजनेस 20 है जो बिजनेस को लेकर डील करते हैं, और स्टार्टअप 20। तो वहाँ पे हमने स्पोर्ट्स को टेक के साथ हमने पॉलिसी मेकिंग में एक कंट्रीब्यूट किया, उनको पहुँचाया कि हाँ, स्पोर्ट्स को भी जो इंडिया में जब हो रही है तो नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं किया गया। तो हम काफ़ी टास्क फोर्स मीटिंग में भी बैठे थे, जिसमें हमें जो मौका मिला था स्पोर्ट्स और टेक का वहाँ पे वो पॉलिसी में कंट्रीब्यूट करने का, तो हमने उस मौके का फ़ायदा उठाया। दैट्स ग्रेट। सर मेरे को एक चीज़ और पूछनी है आपसे कि हेड किक को लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं जो आप कमिंग मंथ और ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर और कमिंग ईयर के अंदर आप एग्जीक्यूट करने वाले हो? जैसा मैंने मेंशन किया, अराउंड अभी हम 500 to 800 प्लेयर्स के साथ काम करने वाले हैं। जी। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं उनको हम पहले ISL में ट्रायल के लिए रिकमेंड करेंगे, ओके। जिनका A टीम में हो गया फिर हम उनको मैनेज करने का वो हमने ऑलरेडी बोल रखा है उनको, उनके फाइनेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, एंडोर्समेंट सब मैनेज करेंगे। और जिनका नहीं भी होता है, काफ़ी सारे प्लेयर्स जो होते हैं वो फ्री स्टाइलर होते हैं, उनका स्पोर्ट्स के इवेंट में, जैसे आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, यूरो कप हो रहा है, ओके। उसके पैरेलली हम इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी बन है और उसका एग्जीक्यूशन हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। श्योर। जब ये टूर्नामेंट्स होंगे उन कंट्रीज़ में, सिटीज़ में, और जो ट्रैवल नहीं कर सकते उनका यहाँ पे हम एक फ़ैन पार्क टाइप बनाएंगे, उनको फ्री स्टाइल परफॉर्मेंस करना, वो अपना जो टैलेंट है परफॉर्म करके वहाँ पे दिखाना होगा, ओके। राइट। तो उनको हम मोनेटाइज करवा रहे हैं। जो प्लेयर बिल्कुल एक्सेप्शनली वेल है उनको तो A टीम मिल रहा है, जिनको मौका नहीं मिल पा रहा उनको हम कम से कम मोनेटाइज करने का वो मौका दे रहे हैं। या फ्री स्टाइल में इवेंट्स में जो इतने सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं अराउंड हाँ द जी, ईयर, काफ़ी ज़्यादा होता है। राइट। और अभी काफ़ी सारे हैं, FIFA वर्ल्ड कप भी आ रहा है, काफ़ी कुछ आ रहा है, काफ़ी क्रेज बढ़ चुका है तो यस। तो उसमें हम उनको मौका देंगे और साथ ही साथ उनको हाईलाइट भी करना, क्योंकि हमने एक मीडिया जो कंपनी हमारा हेडकिक का, उसमें भी हम इसमें लॉन्च करने वाले हैं अपना, ताकि प्रॉपर हेडकिक मीडिया जो है, जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने टैलेंट्स हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, कौन से कंट्रीज़ में कर रहे हैं, क्योंकि हम इंडिया में लिमिट नहीं रहेंगे। सो हमने G20 का जो हमें मौका मिला था, जो अभी हमें रिसेंट जो यस, सो हमें मौका मिला है कि इसको साउथ अमेरिका, फिर आपका अफ्रीकन कंट्रीज़, वहाँ पे टैलेंट्स को ढूंढ के यहाँ पे डालने का इंडियन टीम में, और उसका फ़ायदा उठाना और उसका प्रॉपर एडवांटेज लेके टैलेंट्स को टीम में प्लेस करना। मतलब काफ़ी एक्सपेंड कर रहे हैं आप इस चीज़ हम को। एक्सपैंड भी कर रहे हैं, अपना मीडिया कंपनी भी बना रहे हैं इसमें। एक्सपैंड और भी करने के बाद जो टेक जो हमने चालू किया था पहले, हाँ जी। उसका प्रॉपर हार्डवेयर से अभी हम करेंगे, और हार्डवेयर हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी ताइवान से, उनसे हमने बात कर लिया कंपनी से। ओके। तो वो हमारा नेक्स्ट 3 इयर्स में हमारा इंटीग्रेट करने का ये प्लान है। ओके सर, अगर आप कोई स्टूडेंट या फिर कोई एथलीट है, हम्म, आपको पता ही है टैलेंट बहुत है इंडिया के अंदर, ये हर स्टेट में हर जगह पे कोने कोने पे है, तो आपसे कैसे रीच आउट करे हो? सबसे बेस्ट तो जो डिस्क्रिप्शन में सब मैं ऑलरेडी अपने लिंक्स और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सर वो हम डाल देंगे टीम को, वो बोल डाल देंगे। देंगे। और वैसे मेरा ईमेल आईडी है digvijay@headkick.co, ओके। तो वहाँ पे मुझे ईमेल पे भी भेजे, लिंक्डइन में कनेक्ट करना चाहे लिंक्डइन में भेजे, इंस्टा में मुझे करना चाहे दिग्विजय भट्टाचार्य जी करे, और ट्विटर में भी मेरा अकाउंट है, ट्विटर में भी रीच आउट करना चाहे वो करे। तो मतलब सर आपने कुछ नहीं छोड़ा। बिल्कुल। ऑफ कोर्स, मतलब सारे प्लेटफॉर्म्स पे हो आप। सो थैंक यू गाइज एंड थैंक यू सर, आप हमारे गेस्ट बने एंड काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई आपने, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। एंड गाइज आप चाहे तो रीच आउट कर सकते हो, एंड आई नो काफ़ी एथलीट्स है जो चाहते हैं इनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। सो इसी के साथ साथ एंड अगेन थैंक यू यहाँ पे आने के लिए और हमें इनवाइट करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए लोगों को। सो थैंक यू सर। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।